नमस्कार दोस्तों। भारत एक क्वासी फेडरल स्टेट है, बट क्यों? अगर आप भारत को ध्यान से देखें तो इसमें बहुत प्रकार की डाइवर्सिटीज हैं। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, सबका कल्चर अलग अलग है, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स भी अलग अलग है। अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकती, इसीलिए इतने बड़े देश में फेडरल स्ट्रक्चर का होना बहुत ही जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द फेडरेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, बट एट द सेम टाइम इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा ट्रू फेडरल स्टेट नहीं है। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग है, and central government at times also controls the state government through financial matters, through planning, in the matter of emergency also। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे ये क्वासी फेडरल स्टेट क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं। वेलकम टू श्रीराम्स IAS UPSC prep, welcome to this series of Indian polity through mind maps। Let's dive deep in our topic। Before we start our topic, let me tell you about the 1-to-1 free mentorship sessions of श्रीराम्स IAS। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी में किसी भी तरह की उलझन आ रही है, किसी भी तरह से डाउट आ रहा है, तो आप हमारे एक्सपर्ट मेंटोर से मिल सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, फॉर्म भरिए और हमारी फ्री मेंटोरशिप को अवेल करिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वासी फेडरल स्टेट, व्हाई इंडिया, भारत का बहुत अच्छे से झंडा बनाया, इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। तो दोस्तों देखिए, आर्टिकल 1 अगर आप देखेंगे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो डिफाइन करता है इंडिया को। भारत, दैट इज इंडिया, इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल वर्ड का तो यूज भी नहीं किया गया है कहीं पे संविधान में। तो डिक्लेरेशन है, जो डेफिनेशन है इंडिया की, उसमें तो साफ साफ लिखा है कि इट्स द यूनियन ऑफ द स्टेट। बट फिर फेडरेशन क्यों है? आपको दिखेगा कि जैसे जैसे आप प्रोविजंस देखेंगे संविधान के, तो आपको पता चलेगा कि कुछ स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं और सेंटर के कंट्रोल में नहीं है। उनकी अपनी एक स्टेट लिस्ट है जिसमें वो लेजिस्लेट कर सकती हैं। 7th शेड्यूल ने ऐसी लिस्ट्स बनाई हुई हैं। बट एट द सेम टाइम क्वासी मींस हाफ फेडरल। व्हाई? बिकॉज द यूनियन इज मोर स्ट्रॉन्गर। उसी तरह से देखें तो डिवीजन ऑफ पावर, तो डिवीजन ऑफ पावर किसके बीच में है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिवीजन ऑफ पावर है। कैसे पता चलता है? अगेन योर 7th शेड्यूल टेल्स यू। 7th शेड्यूल के अंदर अगर ध्यान से देखिए तो एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पे वह सारे मैटर्स दिए हुए हैं जो यूनियन के अंडर में आते हैं। जो पार्लियामेंट होती है वो यूनियन लिस्ट में दी गए आइटम पर लेजिस्लेट कर सकती है, whereas states list is the list where items are given which can be legislated by the state government। Similarly concurrent list के अंदर जो items हैं उसको यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों लेजिस्लेट कर सकती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी एक मुद्दे पे लॉ बना जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, सेंटर ने भी बनाया, स्टेट ने भी बनाया, तो किसका लॉ सुपरसीड करेगा? किसका लॉ भारी पड़ने वाला है? किसका लॉ मान्य रहेगा? इट इज ऑलवेज द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इज द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस क्वासी फेडरल नेचर। बिकॉज इन दिस क्वासी फेडरल नेचर, in this quasi federal system of government, union government is always much stronger than the state government, and that is what the division of power tells us about। then comes the strong center। अब किस तरह से प्रूव होगा कि सेंटर अपना स्ट्रांग है? भाई आप ऑल इंडिया सर्विसेज को देख लीजिए। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है, जिसकी आप तैयारी भी कर रहे हैं, यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यू कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके खिलाफ इंक्वायरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है, बट आप काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो एक तरह से यू आर द लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। यू आर ट्राइंग टू implement the policies of the central government in the schemes of the state। at the same time आप इमरजेंसी प्रोविजंस को देखिए। इमरजेंसी प्रोविजन में पूरा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया टर्न्स इनटू द यूनिटरी स्ट्रक्चर। उसके बाद कुछ ऐसी आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो आस्क और रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट और टू मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट।
अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे तो पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में दिए गए मुद्दों के ऊपर भी लेजिस्लेट कर सकती है। लेजिस्लेट करने का मतलब है लॉ बना सकती है। तो प्लानिंग में देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर्स में देख रहे हैं, हर जगह स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वासी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जुडिशरी एज एन एम्पायर। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 131, अंडर आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में तो इट कैन बिकम अ रेफरी। दैट सिंपली मींस इट कैन सॉल्व द मैटर, इट कैन सॉल्व द इशू और द डिस्प्यूट। अलग अलग प्रकार के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं भाई, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो सकता है, रिवर वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। आप देखिए इंटर स्टेट इश्यूज जो हैं ये दो स्टेट के बीच की बात है, वाटर से रिलेटेड है। अब आप कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट देखिए, कर्नाटका ऑन वन हैंड एंड तमिलनाडु ऑन द अदर हैंड। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट देखिए, ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में चलता रहता है। तो अब दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच के जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो कौन सॉल्व करेगा? किसी स्टेट गवर्नमेंट की हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व कर पाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बॉर्डर इश्यूज होते हैं। बेलगाम इज अ सिटी इन कर्नाटका, बट वहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मराठी लैंग्वेज बोलते हैं। तो लिंग्विस्टिकली अगर देखें तो महाराष्ट्रियन पीपल वांट्स दैट बेलगाम शुड बी गिवन टू देम। तो ये जो बॉर्डर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स हैं ये भी हो सकते हैं, और इन सारे डिस्प्यूट्स में अगर बात बढ़ जाती है तो जुडिशरी बिकम्स द एम्पायर। जुडिशरी इज द वन विच सॉल्व्स द matter. So an independent integrated judiciary is very much important for a federal system. साथ में asymmetrical federation है। देखिए दोस्तों, एक वीडियो अपन ने करा था जिसमें we have talked about true federalism, but it is a bit different from asymmetrical federalism. अगर आप यूएस में देखेंगे तो उनके पास भी एक अपर हाउस है जिसे वो सेनेट बोलते हैं, और हर एक स्टेट से इक्वल रिप्रेजेंटेशन आता है। हर एक स्टेट से दो बंदे, दो लोग, दो रिप्रेजेंटेटिव कम एंड सिट इन द सीनेट। मतलब 50 स्टेट्स हैं तो इन टोटल देयर आर 100 मेंबर्स ऑफ सीनेट। बट भारत में ऐसा नहीं है, असिमेट्रिकल फेडरेशन है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब साफ है दैट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन द रिप्रेजेंटेशन विल बी देयर इन द राज्यसभा। जो स्टेट पॉपुलेशन में बड़ा है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, वहां से 31 मेंबर आते हैं, और जो पॉपुलेशन में छोटे स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, वहां से 1 मेंबर आता है। तो आप देख सकते हैं देयर इज अ असिमेट्रिकल फेडरलिज्म व्हिच इज सीन इन दिस क्वासी फेडरल स्कीम व्हिच इज फॉलोड इन इंडिया। सिमिलरली देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर आर डिमांड्स। नाउ व्हाट कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी देयर? हमेशा स्टेट्स की ये डिमांड रहती है कि उनको ज्यादा लेजिस्लेटिव पावर दी जाए, ज्यादा रेवेन्यू सीकिंग पावर दी जाए, ज्यादा टैक्सेशन पावर दी जाए, साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी ज्यादा दी जाए, लिंग्विस्टिकली उनको रिकॉग्नाइज, कल्चरली उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। दोज आर द इश्यूज बिटवीन द सेंटर and the state government. So all these conflicts and demands are there in the quasi federal state. You will always see this thing happening. And why? Because the center is much stronger than the state. अगर एक true federation होता, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता दैट इट्स अ ट्रू फेडरेशन, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं, बिकॉज एक क्लियर कट डिवीजन रहता है दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट to the center and center cannot interfere in the state government. But क्वासी फेडरल में ऐसा नहीं है दोस्तों। अब आप देखिए रोल ऑफ गवर्नर एंड आर्टिकल 356। अगर गवर्नर साहब को ऐसा लगता है, एंड गवर्नर बाय द वे इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर गवर्नर को ऐसा लगता है दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसको स्टेट गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पा रही है, the governor can recommend to the president to impose emergency. बहुत बार ये false basis पर भी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट काफी एक्टिव रहता है कि कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द राइवलरी बिटवीन द पार्टी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पार्टी इन द स्टेट गवर्नमेंट, दो अलग अलग पार्टी हैं, उनकी राइवलरी के चक्कर में
जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है देश का, उसको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन व्हेन द आर्टिकल 356 इमरजेंसी द प्रेसिडेंट्स रूल इज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट बिकम्स एक्टिव। तो ये दर्शाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डोमिनेंस है स्टेट गवर्नमेंट्स पे, बट एट द सेम टाइम द स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस। द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर own power which has been given to them by the constitution. They can legislate on their own matters, but again I would say the central government is far more powerful compared to the state governments in India, and that is the quasi federal state in India which we see. So thank you very much friends for joining me in this video. अब कोई नया टॉपिक के साथ विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो। आपके इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करने के लिए पॉलिटी को इस तरह के माइंड मैप से पढ़ा रहे हैं। सो बने रहिए इस सीरीज में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।